कि जब बजट छपना शुरू होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी प्रेस के जहाँ छपता है, वित्त मंत्रालय में छपता है, और जिस दिन छपना शुरू होता है उससे पहले वित्त मंत्री सबको हलवा खिलाती है, उसको मिठाई खिलाती है कि भाई अब हमारा काम अंतिम चरण में है, छपना शुरू हो गया है। और जिस वक्त बजट छपना शुरू हो जाता है, हलवा सेरेमनी के बाद कोई भी अधिकारी, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है, उनके मोबाइल तक भी बाहर रखवा दिए जाते हैं, और वो जब तक बजट पेश नहीं होता तब तक वहीं रहते हैं, दिन रात, उनको घर जाने की भी अनुमति नहीं होती। आमदनी 98, खर्चा रुपया जी, कि मेरी इनकम कम है लेकिन मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ जी, तो उसको हम घाटे का बजट कहेंगे जी। और आम तौर पे इंडिया में बहुत लंबे समय से घाटे के बजट ही चल रहे हैं जी। इसका मेन कारण क्या है सर, जो घाटे का बजट के लंबे समय से चल रहा है? क्यों कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री क्यों नहीं इसको सुधार पाए? कि हमारा रुपया गिर रहा है जी डॉलर के मुकाबले, तो विदेशी जो लोग हैं उनको तो ये ना, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर भागेंगे। बिल्कुल, अब वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगी, वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगी तो वहाँ भागेंगे जी। हर साल फरवरी और मार्च में हमारे देश का बजट आता है और विभिन्न राज्यों के बजट आते हैं। अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, टेलीविज़न में खबरें हम सुनते हैं, लेकिन ये बजट होता क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है? बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा, तो क्या होता है और इन घाटों का भी असर क्या पड़ता है आम आदमी की लाइफ पर? आज इसी बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप वीडियो को आखिर तक सुनना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपने कमेंट्स भी लिखना कहीं और आप बजट के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं। अगली वीडियो में सर से उनसे बारे में बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। ठीक हो सर? हाँ जी। कुछ घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। यही जानना चाहेंगे आज की वीडियो में आपसे कि ये बजट होता क्या है, क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी? देखिए करमपाल जी, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हम घर में हैं जी, घर में कमाने वाला है, जो उसकी कमाई से जो कुछ आता है उसके अनुसार ही घर में खर्च करने का प्रावधान किया जाता है या स्कीम बनाई जाती है। बिल्कुल। तो घर के बजट को अगर मैं ये कहूँ कि घर की आय और व्यय के बारे में जो एस्टीमेट लगाया जाता है, जो स्कीम बनाई जाती है, वो घर का बजट कहलाता है जी। अब इसको हम देश के ऊपर ले लें कि एक देश में किस किस साधन से कितनी कितनी आय होने की उम्मीद है जी, और उस आय को हम कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे जी, इसका हिसाब किताब बजट कहलाता है जी। अगर भारत के संदर्भ में मैं बात कहूँ तो सबसे पहले 1860 में पहला बजट बना था जो जेम्स विल्सन ने पेश किया था अंग्रेजों के समय में जी। ब्रिटेन की महारानी के आगे वो बजट पेश किया था कि भारत के संदर्भ में हमारी आय ये होगी और हमारा खर्चा ये होगा जी। और उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 से लगातार हमारे बजट पेश हो रहे हैं। पहला बजट जो है R.K. षणमुख शेट्टी ने पेश किया था, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे जी। और उसके बाद हर साल पहले ये प्रावधान होता था कि ये बजट फरवरी माह के अंतिम वर्किंग दिवस, अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। फिर अरुण जेटली जी के समय में, जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री बने जी, तो इसका समय बदलकर 11 बजे कर दिया गया। और पिछले कुछ समय से बजट पेश करने का दिन वो फरवरी का प्रथम कार्य दिवस रखा गया, और उसी दिन वित्त मंत्री सुबह 11 बजे बजट पेश करते। क्या प्रोसेसिंग रहती है फिर इसकी? देखिए,
जैसे हम घर की बात करें, घर में कमाने वाले पिताजी कमाने वाले होते हैं जी, यानी चीफ अर्नर। उसके बाद हो सकता है उनका बेटा भी कमाने वाला हो जी, हो सकता है 2 मेंबर और हों जो पढ़ रहे हों या ना कमाते हो, यानी घर के जितने मेंबर हैं जी, अब जितने कमाने वाले हैं उन सब से सलाह मशवरा किया जाता है घर के बारे में कि घर में इतनी कमाई होगी इस महीने, इतनी तनख्वाह आएगी, इतनी बेटा तेरी इनकम आएगी, और हमें ये बच्चे की फीस भरनी है, बीमारी पे खर्च करना है, खान पान पे खर्च करना है, तो वो हिसाब किताब लगाते हैं। ठीक है सिमिलर प्रोसेस को आप देश के ऊपर लागू कर सकते हो जी। सितंबर मास में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। जितने मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों से मांगी जाती है जी। कि आपको क्या चाहिए, अगले साल की क्या अगले साल के लिए प्लान है? आपकी क्या प्लान है जी। और फिर उनको ये भी कहा जाता है कि आपको इस साल इतने पैसे दिए थे, इस पैसे का आपने क्या किया। जी। हो सकता है कोई मंत्रालय ये कह दे कि मैडम आपने जितने पैसे दिए थे हमारे तो सारे खर्च हो गए और वो काम नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मंत्रालय घाटे में जा रहा है जी। यानी जितना उसको एलोकेट किया गया उसने उसमें काम नहीं चलाया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाती, घाटे में जा रहा है जी। फिर कुछ मंत्रालय ऐसे हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि जी देखो हमने 90% खर्च किया है या 80% खर्च किया है, लेकिन 80% में हमने 95% अचीव कर लिया है, यानी हम आपको बचाकर पैसे दे रहे हैं जी। उसको सरप्लस, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी माननी जाएगी जी। फिर जितने सरकार में सीनियर मंत्री होते हैं उन सबसे डिस्कस किया जाता है और 1 फरवरी को जब बजट बनाया जाता है, बजट पेश किया जाता है, तब संसद के प्रत्येक, जैसे मैंने बताया कि घर में सलाह करके सबको बता दिया जाता है कि ऐसे खर्चा होगा, वैसे ही हम क्या करते हैं संसद में 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाता है तो देश के जितने सांसद हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते उन सबको ये पता चल जाता है बजट पेश करने के बाद जी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बजट बनाना मेन काम वित्त मंत्रालय का है जी। वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव, रेवेन्यू सचिव और एक्सपेंडिचर सचिव, ये सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारी कार्रवाई करते हैं। सारी डिमांड्स आने के बाद फिर उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी मिलते हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिलते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अलग अलग सुझाव लेते हैं और इनकॉर्पोरेट उसमें करते हैं जी। अब इसमें क्या होता है कि ये इतना
रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट ये अलग से हैं? ये अलग से हैं जी। देखिए, बजट 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक बजट हो सकता है आपका जिसको हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। बैलेंस्ड बजट का मतलब ये है कि सरकार की जितनी आय होती है सरकार उतना ही खर्चा करती है। जी। यानी अपने संसाधनों में अपनी ज़रूरतें पूरी करती है जी। उसको हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि सरकार की आय ज़्यादा हो और खर्चा कम हो। जी। यानी कुछ बचत हो, उसको हम सरप्लस बजट कहेंगे। जी। और तीसरी संभावना जो बनती है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जी। कि मेरी इनकम कम है लेकिन मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, जी। तो उसको हम घाटे का बजट कहेंगे। जी। और आम तौर पे इंडिया में बहुत लंबे समय से घाटे के बजट ही चल रहे हैं। जी। इसका मेन कारण क्या है सर, जो घाटे का बजट इतने लंबे समय से चल रहा है? क्यों कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री क्यों नहीं इसको सुधार पाए? नहीं, घाटे के बजट के कुछ कारण हैं। देखिए, डेवलपिंग नेशंस में सरकार को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को पूरा करना होता है, और उसके कंपैरिजन में संसाधन हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू संसाधन हैं उतने नहीं होते, आय के संसाधन उतने नहीं होते, इसलिए हमें विदेशों से लोन लेना पड़ता है। जी। तो या आरबीआई से भी गवर्नमेंट को इंटरनली लोन लेना पड़ता है, तो वो घाटे के बजट में ही जाता है। यानी खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है और आय कम होती है। जी। एक वित्तीय घाटा, एक राजस्व घाटा। जी। राजस्व घाटा सरकार को आय में कमी, राजस्व घाटा मतलब दोनों का मतलब बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू बजट में कि सरकार की आय की प्राप्तियां कहाँ से होंगी और सरकार का खर्चा कहाँ पर होगा। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, जी, अगर उन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी सरकार जितना खर्चा कर रही है और जितनी सरकार को आय हो रही है, उसका जो डिफरेंस है उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। जी। इसको मेन आप ये मान के चलो कि हमारे खर्चा तो हम एक इम्पोर्ट पे ही करते हैं, ठीक है ना जी, कि इसका मतलब ये होगा कि जब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो रही है। हम दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, हम ये कह सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट की जहाँ तक बात है, फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट में हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है चाहे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस टोटल एक्सपेंडिचर में से जितनी रेवेन्यू रिसीट्स हैं उन रेवेन्यू रिसीट्स को घटा देते हैं और उसमें नॉन डेट जो क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं वो हम जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से है वो हम जमा कर देते हैं, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो। अब फिस्कल डेफिसिट किसी भी देश में ये माना जाता है कि 3 से 4% तक ठीक ठाक है, मतलब इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर हमारा 4.9% था, ज़्यादा था। इस बार कोशिश कर रही है सरकार कि इसको 4.4 तक लाया जाए, ठीक है ना। अब फिस्कल डेफिसिट से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि वर्ल्ड के अंदर हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी है, रेटिंग कितनी है, हमारी इकोनॉमी की रेटिंग कितनी है, उसका पता चलता है। और जिस देश में जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा वहाँ से विदेशी निवेशक उतना ही जल्दी भागना शुरू कर देते हैं जी। ये इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे अपने यहाँ से भाग रहे हैं अभी, वो तो तात्कालिक कारण है, पिछले कुछ वो तात्कालिक कारण है जी। वो तात्कालिक कारण ये है कि हमारा रुपया गिर रहा है जी डॉलर के मुकाबले, तो विदेशी जो लोग हैं उनको तो ये है ना, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर भागेंगे। बिल्कुल।
अब वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगी ठीक तो है। वहाँ भागेंगे। जी, डिसइन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो सरकार के संस्थान हैं, सरकारी कंपनियां कह लीजिए आप, जैसे आपकी भेल हो गई, LIC है या ONGC है, सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार इनका कुछ प्रतिशत हिस्सा शेयर मार्केट में ठीक है लेके आती है और उसके बदले में सरकार को जितने पैसे मिलते हैं जी वो डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त आय कहलाते। ठीक है। और इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब ये है जब किसी सोसाइटी के अंदर वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाएं, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जी। इन्फ्लेशन का असर ये होता है कि व्यक्ति की जो रियल इनकम है, वास्तविक आय, वो कम होती जाती है, करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है। जी, ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने यहाँ जैसे ये कहते हैं बार बार महंगाई दर अब 1 साल के मुकाबले सबसे कम रही, 5 से नीचे, 6 आ गई, 8 से नीचे आ गई, ये इसको कैसे नापते हैं इस महंगाई दर को? महंगाई दर को मापने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं। जब हम ये कहते हैं कि 1 साल में कम है तो हम पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं। जी, ठीक है ना। ईयर टू ईयर, हम मंथ टू मंथ भी करते हैं कि पिछले साल जुलाई के महीने में महंगाई दर क्या थी, इस साल महंगाई दर क्या है। जी, तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल। बजट पर हम सर लगातार चर्चा करेंगे। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स से वास्ता कम है, बहुत सारी बातें इनको ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू की, डिसइन्वेस्टमेंट की सिर से ऊपर से भी गई होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार इतनी आसान भाषा में बजट के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। लगातार दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि आम आदमी के लिए बजट मतलब क्या असर डालता है, सरकार की आमदनी, सरकार के खर्चे और बजट की सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है कि आज ये वीडियो एक बार थोड़ी देर लोगों के जम करने के लिए पर्याप्त है। हम दूसरी वीडियो में बजट के दूसरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार। आपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद।